तो दोस्तों आज हो गया 18 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विश्व आर्थिक मंच पर बोले पीएम मोदी, भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा है ये समय। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीदों का गुलदस्ता दिया है। इस गुलदस्ते में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ के विजन पर चलते हुए अनेकों देशों की जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। एफआईआर पर तकरार, भूपेश बघेल बोले निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने नोएडा में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में कैसे प्रचार करना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में दलित कार्यकर्ताओं के घर भोजन करने को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि भाजपा नेता अभी भी दलितों के घर भोजन का आयोजन करते हैं और इसका प्रचार किया जाता है। इससे पता चलता है कि जाति उनके दिमाग में है और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन न होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इसके पीछे कोई साजिश लगती है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने चंद्रशेखर आजाद से बातचीत में उन्हें 2 विधानसभा सीटें देने की बात कही थी। मेरे से मुलाकात के दौरान वो इस पर राजी हो गए थे, लेकिन फिर बाहर आकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बात की और कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। दिल्ली में बात की या फिर कहाँ बात की पता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हो रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित। जी आपको बता दें कि भारत में चल रही कोविड टीकाकरण को दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार किया, मगर आज वो चारों खाने चित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने 13 जनवरी को पंजाब के लोगों से अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम सुझाने के लिए कहा था और इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया था। राकेश टिकैत की 2 टूक, सभी को शुभकामनाएं, समर्थन किसी को भी नहीं। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को प्रयागराज में कहा कि विधानसभा चुनाव में वो किसी दल या गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे। सिसोली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात और सपा आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सबका स्वागत करते हैं। जिस दल का प्रत्याशी उनके पास आएगा उसे जीत की शुभकामनाएं देंगे, लेकिन समर्थन देने का सवाल नहीं उठता है। अमरोहा में भाजपा से नौगावा सादत के प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल और हसनपुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी आचार संहिता के उल्लंघन में फंस गए हैं। दोनों प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक दिन की देरी के बाद दर्ज की गई ये रिपोर्ट सोमवार को दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में रही है। हसनपुर में दर्ज रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी का नाम देरी से दर्ज किए जाने का सवाल भी हर तरफ उठ रहा है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दों और नए वादों के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस चुनाव प्रचार को और धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गाँव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल लगाएगी। अपने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोज 2-3 गाँवों में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले पार्टी ने कल ही 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। आपको बता दें कि एमआईएम की तरफ से जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें पंडित मनमोहन झा को साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो 8 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है वो सभी यूपी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। अयोध्या से लड़ेंगे, फिर अचानक ये मालूम हुआ कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर के जनता जिस तरह कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार
बिल्कुल गायब नज़र आई थी और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया था। जिस तरीके से गंगा के पानी के ऊपर हज़ारों लाखों लोगों की लाशें तीर रही थी, वैसे ही गोरखपुर में राप्ती नदी में कई लाशें बह रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी और एक अच्छा फैसला लेंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। सर, जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, पर बीजेपी ने साथ ही साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती को भी चैलेंज किया है कि वो अपने कैंडिडेट्स सीट पे डिक्लेयर करें, या तो फिर वो डर गए हैं बीजेपी से। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है, तो डर किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। सर, आपकी तैयारी कैसी है? 9 कैंडिडेट हाँ, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फ़िज़िकल रैलीज़ अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज़ भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। सर, आपकी रैलियों में काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। ये भी कहा जाता है कि आपकी रैलियों में भीड़ लाई नहीं जाती है, खुद इकट्ठा होती है और आपको यूपी में रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे तो आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा जो आप फिजिकल रैलियाँ नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो देखिए, हम अकेले तो नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फ़िज़िकल रैलीज अलाउ नहीं करेंगे। तो जब किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका दूसरा तरीक़ा ये है कि वर्चुअल रैली करें, सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाएं और वो कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और भी सहूलत दी है कि अगर एक हॉल होगा उसमें 50% कैपेसिटी पर आप वहाँ पर मीटिंग कर सकते, तो वो भी हम लोग देखेंगे। हम अकेले पार्टी तो नहीं है, इसमें सब पार्टीज़ हैं उसमें, तो जाहिर है सबको इस बात की तकलीफ़ है कि फ़िज़िकल रैलीज नहीं हो रहे हैं। मगर अब जो भी है, अब हमको उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, अपने पैगाम को पहुँचाना है। और मुझे यकीन है कि जो हमने पिछले 4-5 महीने में मैंने करीब 60 के करीब सभाएँ की है, उसका भी अच्छा असर होगा। पर सर, क्या कोविड की वजह से